नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने की मुलाकात। ताजा सुरक्षा चुनौतियों पर की गई चर्चा। राजस्थान में घुसपैठ की कोशिश करता एक पाकिस्तानी रेंजर बीएसएफ के हत्थे चढ़ा। पूछताछ जारी। सीमा पार से फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारतीय सेना दे रही है मुंह तोड़ जवाब। आर्किटेक्ट सर्कल इंडिया से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संबोधन। कहा, नई दुनिया में प्रतिस्पर्धा के नए क्षेत्र चुनौती बनकर उभरे। भविष्य में देखने को मिलेंगे क्रांतिकारी परिवर्तन। कड़ी सुरक्षा के बीच आज देश भर में हो रही है नीट यूजी परीक्षा। 22,70,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों ने कराया है पंजीकरण। और पीएम मोदी आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। पहली बार बिहार में आयोजित हो रहे हैं ये खेल। 15 मई तक युवा एथलीट अपनी प्रतिभा का करेंगे प्रदर्शन। हेडलाइन के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एयर चीफ मार्शल की यह मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस तरह से इस समय पहलगाम हमले के बाद तनाव की स्थिति है, भारत और पाकिस्तान के बीच तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं। भारत सरकार तमाम तरह के कदम उठा रही है और इस बीच एयर चीफ मार्शल की प्रधानमंत्री से मुलाकात, जिसकी आज काफ़ी चर्चा है। और इस बीच राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सूत्रों के मुताबिक श्रीगंगानगर इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ जारी है ताकि उसके इरादों का पता लगाया जा सके। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई उस समय की गई जब पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ के जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने संदिग्ध गतिविधि देखी। सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया। घटना के बाद श्रीगंगानगर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। बीएसएफ ने अतिरिक्त चौकसी बरतने के निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां भी इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। और इस बीच अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। लगातार सीज फायर का पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार पाक सेना ने फायरिंग की। पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की है, तो वहीं भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर से अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने भगवान राम को पौराणिक पात्र कहा, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार करते हुए इस बयान को हिंदू भावनाओं का अपमान बताया और कांग्रेस पार्टी पर हिंदू विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया है। राहुल गांधी हमेशा ही भगवान राम, भारत की संस्कृति, भारत के सनातन का अपमान करते आ रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने कभी भगवान राम के मंदिर के कार्यक्रम का बायकॉट किया था, प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट किया था। भगवान राम का मंदिर ना बने, वकीलों की फौज कोर्ट में खड़ी की थी और 2007 में तो एफिडेविट दे दिया था कि भगवान राम हुए ही नहीं। ये कांग्रेस की सनातन विरोधी, भारत विरोधी, श्री राम विरोधी विचारधारा है और देश श्री राम विरोधियों को सबक सिखा रहा है।
इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भारत द्वारा पाकिस्तान से सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाए जाने का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध सरकार का कूटनीतिक हमला है जो स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जगह नहीं पाएगा। ये निर्णय केवल व्यापारिक ही नहीं बल्कि कूटनीतिक भी है। हमारा देश केवल जवाब नहीं देता बल्कि कार्रवाई भी करता है और ये स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस पर देश के हितों को सालों से अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया, लेकिन ये पीएम मोदी का शासन है। आतंक के मददगारों से ना तो व्यापार होगा और ना ही व्यवहार होगा। पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध मोदी सरकार का कूटनीतिक हमला है और स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जहां नहीं पाएगा। ये निर्णय केवल व्यापारी के नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ एक कूटनीतिक हमला है। भारत अब जवाब नहीं कार्रवाई भी करता है। बयानों तक नहीं जमीन पर कार्रवाई हो रही है। ये स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया। बड़ी से बड़ी घटना पर क्रिकेट मैच बंद किया, पर यह नरेंद्र मोदी का शासन है। आतंक के मददगारों से ना तो व्यापार होगा ना व्यवहार होगा। और भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल ने भी पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में हमला हुआ और निर्दोष पर्यटकों को उनके परिवारों के सामने ही मार दिया गया और ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था। उन्हें पीड़ित परिवारों और देश के आंसुओं की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह की पहलगाम की घटना हुई है और हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्या उनके बच्चों और उनकी पत्नियों के सामने हुआ है, इस आतंकवाद की घटनाओं में स्पष्ट हो गया है कि आईएसआई और सीमा पार के उस पाकिस्तान की आर्मी आसिफ मुनीर के जो उनके सेना अध्यक्ष हैं उनके उकसावे पे और उन लोगों के स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हुई हैं और इस पे निश्चित तौर से उन पीड़ित परिवार के और पूरा देश जो आक्रोशित है उनके आंसुओं का हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी पाकिस्तान पर प्रतिबंधों का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता इस प्रकार के बयान देते हैं, यह सेना के हौसले को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे बहादुर सेना के जवानों के हौसले कमजोर होने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के नेता मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान देते हैं जो शायद पाकिस्तान के पुरास आते हैं और मैं कहूँगा कि हमारी सेना के हौसलों को ये कमजोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे बहादुर सेना के जवान उनके हौसले कमजोर होने वाले नहीं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना सही समय पर सही जवाब दी। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान पर एक्शन जारी है और इस कड़ी में अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी पर गाजगिरी है और दोनों का एक्स अकाउंट अब भारत में बैन कर दिया गया है। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संस्कृत को भारत की अधिकतर भाषाओं की जननी बताया है। उन्होंने संस्कृत को आगे बढ़ाने के काम को न केवल संस्कृत के प्रचार प्रसार से जोड़ा बल्कि इसे देश के उत्थान के काम से भी जुड़ा बताया है। अनेक विषयों में हजारों सालों से जो चिंतन हुआ है वो अमृत संस्कृत में ही समाहित है। संस्कृत भारती से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही। भारत के अधिकतर भाषाओं की मां संस्कृत है, संस्कृत उसकी जननी, और इसलिए संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम ये न केवल संस्कृत का प्रचार है, भारत के उत्थान के काम के साथ अपने आप जुड़ा है। अनेक विषयों में हजारों साल से जो मंथन हुआ, चिंतन हुआ,
जो उसका अमृत निकला, वो अमृत संस्कृत में ही संग्रहित कर यहां पर रखा गया है। अगली खबर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित आर्किटेक्ट सर्किल इंडिया फोरम 2025 को संबोधित किया। उन्होंने यूरोप भारत साझेदारी पर कहा कि यूरोप ने आज की दुनिया की वास्तविकता के साथ तालमेल नहीं बिठाया है। हम भागीदारों की तलाश करते हैं, उपदेशकों की नहीं। In a sense, arena or a domain of contestation, which is not going to be easy to recall. Now, this is not unique. I mean, we are going to see it in space, we're going to see it underwater, we're going to see it in AI. So, we are looking at a much more contested world, much sharper competition. We look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So, the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने फोरम में नॉर्डिक देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों के बारे में विस्तार से बात की। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे पास आर्कटिक पर सक्रिय रूप से शोध और साझेदारी करने वाले 25 विश्वविद्यालय हैं। यही नॉर्डिक देशों के साथ हमारी बहुत गहन साझेदारी का कारण है। Partners in different domains, and one very important domain is resources. So that is why a Russia, an Australia, a Brazil, an Indonesia, Africa, these are important for us. We have about 25 universities actively connected with research or some kind of policy making on the Arctic. It is one of the drivers of our intensive engagement with the Nordics. अगली खबर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव क्रॉस कंट्री रेस में शामिल हुए। इसे लेकर उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में नोएडा दौड़ रहा है। यहां के लोग एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। जनता की मांग है कि संविधान में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएं। नोएडा दौड़ रहा है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के जवान, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, बेटे बेटियां आवाज बुलंद कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। और ये कह रहे हैं राजनीतिक दल जाग जाओ, बार बार चुनाव का नाटक नहीं चलेगा, संविधान में संशोधन करके चुनाव एक साथ करवाओ। अगली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको से मुलाकात की। इस दौरान जेपी नड्डा ने जोआओ मैनुअल को शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल को मोदी एट 20 पुस्तक तोहफे में दिए और दोनों के बीच भारत अंगोला संबंधों को लेकर चर्चा भी की गई। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। महाराजगंज जनपद के बॉर्डर क्षेत्र से 15 किलोमीटर की परिधि में आने वाले अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया। प्रशासन ने अभी तक 11 मदरसों पर नोटिस भेजकर उसे बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन मदरसों में जांच के दौरान पाया गया कि यहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं था। ऐसे में उन मदरसों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल बॉर्डर पे 15 किलोमीटर की सीमा के अंदर जो भी अवैध मदरसे, जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जहां शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, उन सभी मदरसों का सत्यापन किया जा रहा है। इस क्रम में जनपद के नौतनवा तहसील के अंदर 8 मदरसे ऐसे पाए गए जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और बॉर्डर के 15 किलोमीटर के एरिया में हैं।
उन विद्यालयों का सत्यापन किया गया तो पाया गया कि उस विद्यालय में शिक्षण कार्य कराने लायक कोई भी आधारभूत संरचना वहाँ नहीं पाई गई। न तो श्यामपट्ट पाया गया, न तो डेस्क बेंच पाया गया, न तो योग्यताधारी टीचर पाया गया। ऐसे सभी मदरसे के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बेसिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त विद्यालय या मान्यता प्राप्त मदरसे में उनका एडमिशन कराएं और ये इन मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद करना सुनिश्चित करें। आज की एक और बड़ी खबर, देश भर में आज मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों में छात्रों की एंट्री शुरू हो चुकी है। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से किया जा रहा है। यह परीक्षा 5000 से भी ज्यादा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हो रही है। एनटीए के अनुसार परीक्षा के लिए 22 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है और परीक्षा को लेकर छात्र पूरे कॉन्फिडेंट नजर आए। हालांकि कुछ छात्र नर्वस भी थे। ये तैयारी है, जो भी है, जैसा भी है, जो भी पेपर में आएगा उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और जो भी घबराना नहीं है पेपर देख करके अपना फुल बेस्ट देना है। बाकी तो होता रहता है जो भी हो। तैयारी बहुत अच्छी है इस बार की, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बार के लिए। तो कैसी आपकी तैयारी एग्जाम? ठीक है, अच्छी है, 70-80% तो है। मेरी तो परफेक्ट तैयारी है। इस बार का पैटर्न थोड़ा हार्ड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। पहले थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया जाता था क्वेश्चन से, इस बार थोड़ा टाइम कम, तो कंपटीशन डेफिनेटली थोड़ा बढ़ेगा ज़्यादा। अभी थोड़ी नर्वसनेस है बट कॉन्फिडेंस भी है कि कहीं ना कहीं हो जाएगा करके। कंपटीशन हाई रहेगा? कंपटीशन तो हमेशा हर साल हाई रहता है। आपको अपने सेल्फ बिलीव होनी चाहिए कि आपकी तैयारी कैसे है। आपका कंपटीशन आप खुद ही रहते हो हमेशा। नर्वसनेस तो है। कंपटीशन रहेगा? हाँ। इन सब के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 के बारे में अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की सलाह दी है। एनटीए ने परीक्षा से संबंधित भ्रामक और झूठी जानकारी फैलाने वाले 165 से भी अधिक टेलीग्राम चैनलों और 32 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। यह कार्रवाई एनटीए की सस्पिशियस क्लेम्स पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई है। यह कार्रवाई गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ मिलकर की गई है। एनटीए ने सभी छात्रों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या संस्था के झांसे में ना आएं। परीक्षा या दाखिले को प्रभावित करने का दावा करने वाले मध्यस्थों से दूर रहें। केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही विश्वास करें। एनटीए ने कहा है कि जो भी व्यक्ति या समूह छात्रों को धोखे में रखकर मेडिकल सीट दिलाने का झूठा वादा करेगा, उसके खिलाफ पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मींस प्रिवेंशन एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे की खबरों में देश भर के करोड़ों मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव करने जा रहा है। आयोग जल्द ही ECI नेट नाम से एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। ये ऐप चुनाव आयोग की मौजूदा 40 से भी अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशनों को एकीकृत कर देगा। इसमें सी विजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप जैसी ऐप्स शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक सुगम, एकीकृत और उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करना है। चुनाव आयोग का कहना है कि प्लेटफॉर्म मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की परिकल्पना है। यह प्लेटफॉर्म 100 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं और 10.5 लाख से भी अधिक BLO, 15 लाख BLA, 45 लाख पोलिंग ऑफिशियल्स, 15,597 AERO, 4,123 ERO और 767 DEO को लाभ पहुंचाएगा। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर कृषि विभाग और प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की। अगली खबर, भारत अंगोला बिजनेस फोरम के दौरान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंगोला के राष्ट्रपति का दौरा ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी बताया। उन्होंने कहा कि अंगोला अफ्रीका की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और अंगोला के बीच $4.2 अरब का द्विपक्षीय व्यापार है।
undergoing a remarkable change. With the diversification of its economy, modernization of infrastructure, and improving the ease of doing business, Angola has strengthened its presence on the global stage. Our bilateral relations are underpinned by a vibrant energy partnership, and bilateral trade between our two countries has been growing and reached $4.2 billion in the 2023 and 24 period. Angola is now the 123rd member of the International Solar Alliance, and the Government of India has approved a line of credit of $200 million for further strengthening our defense and security cooperation. वहीं अंगोला के राष्ट्रपति लॉरेंसो ने कहा कि भारत और अंगोला के बीच गहरी राजनीतिक प्रतिबद्धता है और दोनों देश मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को जेनेरिक दवाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है और कृषि क्षेत्र में अंगोला के पास अपार भूमि है, जिससे इन क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिल सकती है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंदिर से जुड़ी आपत्तिजनक गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हुए ओडिशा के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन द्वारा शुरू की गई जांच का स्वागत किया है। उनका आरोप है कि सेवकों की संदिग्ध भूमिका और पवित्र नीम की लकड़ी के दुरुपयोग ने जगन्नाथ संस्कृति की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दीघा परियोजना को कागजों में सांस्कृतिक केंद्र बताया गया, लेकिन प्रचार में जगन्नाथ मंदिर कहकर भक्तों को गुमराह किया जा रहा है। शुभेंदु का कहना है कि धाम का धार्मिक महत्व है और पुरी की तरह सिर्फ 4 धाम ही मान्य हैं। दीघा को धाम कहना धार्मिक आस्था के साथ छल है। अगली खबर सारनाथ से। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम पहुंच गए हैं। इस पवित्र अवशेष को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल वियतनाम लेकर पहुंचा है। इस दौरान वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर थान टैम मठ में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यह पवित्र अवशेष संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस समारोह के लिए 21 मई तक वियतनाम में ही रहेंगे। बात वेब्स की। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का आज आखिरी दिन है। इस आयोजन में भारतीय फिल्म जगत के वैश्विक विस्तार के उद्देश्य से करीब 90 से भी ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर चल रहे वेव्स 2025 के तीसरे दिन एक ऐतिहासिक पहल के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ AVGC XR क्षेत्र में उच्च प्रभाव वाले सहयोग की एक श्रृंखला शुरू की। इन सहयोग का उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और इमर्सिव प्रौद्योगिकियों में वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के पास मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में अपार प्रतिभा और विकल्प के साथ वैश्विक नेतृत्व करने की असीम संभावना है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। आई लुक फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर इनपुट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स। We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. Waves के live, immersive and digital experience how sports leagues are driving innovation सत्र में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले, UTT के सह संस्थापक वीटा दानी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और ड्रीम सेट गो के CEO मनीष शाह ने हिस्सा लिया। इस सत्र के दौरान खेल जगत को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए इसमें नवाचार और तकनीक के समावेश पर जोर दिया गया। सत्र के दौरान पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा कि क्रिकेट जगत में खेल के प्रसारण में काफी बदलाव आया है, जो कि भारत और दुनिया में खेल जगत की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Like you said, most of the innovations that have come in cricket have been broadcast driven. Whether it was the speed gun at the start of
when it first came in to understand what the speeds at which the bowlers were bowling at to what it is now. Even data, cricket has always produced data. Every ball produces millions of data points. But for all of that to be assimilated and ensured that people can dice it through has been thanks to broadcast. And they have come through with various statistics and all of that. वेब सम्मेलन के एक अन्य सत्र मीडिया इन इंडिया पास्ट 25 इयर्स एंड जर्नी अहेड टू 2047 में जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर ने हिस्सा लिया। उन्होंने भारत में मीडिया के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच अब जरूरत है इसकी गुणवत्ता और तकनीक को और बेहतर बनाने की, जिसमें कंटेंट की गुणवत्ता, नई तकनीकों का समावेश और दर्शकों के लिए मनोरंजक अनुभव बेहद अहम है। The growth of media in India, especially the visual media in this country, is one of the most spectacular stories anywhere in the world. From the launch of satellite television, which almost snuck in from, in the absence of a regulation and determined effort from outside and through local enterprise, to the time that this is one of the most deeply penetrated, video market now. सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने मुंबई में चल रहे वेव्स शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का साकार रूप बताया। उन्होंने कहा कि वेव्स 2025 का आयोजन शानदार तरीके से चल रहा है और वेव्स बाजार में अभी तक करीब 1000 करोड़ की खरीद फरोख्त हो चुकी है। वेव्स बाजार में लगभग 1000 करोड़ की खरीद फरोख्त अभी तक हो चुकी है। बहुत सारे सेशंस, थॉट लीडर्स का आना, उनकी नेटवर्किंग, उनकी कॉन्वर्सेशंस, ये सब हमारे देश की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर बनकर साबित होगी, ऐसी हमें कल्पना है। वेब्स समिट की महत्वाकांक्षी पहल वेब्स बाजार मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में उभरी है। विभिन्न देशों के रचनाकारों को निवेशकों और खरीदारों से जोड़कर उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई ये पहल भारत को कंटेंट के व्यावसायीकरण के लिए एक रणनीतिक केंद्र बनाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।